भी मजीद 4 एलिमेंट्स हैं। उसमें 6.3.1 है पैरेंटल इन्वॉल्वमेंट, 6.3.2 जो है पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन और 6.3 जो है 3.3 वो है उनके साथ रिपोर्टिंग। इसी तरह आपने कहा टीचर अप्रेजल में काम करेंगे तो समझ लीजिए टीचर अप्रेजल जो 6 परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड थे उनमें से एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है जिसका नाम है टीचिंग एनालिसिस। फिर उसमें जब आप जाएंगे तो फिर अप्रेजल की डिटेल आएगी। ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि एक एलिमेंट को डिटेल में यहां आपसे डिस्कस किया जाता है स्पेसिफिक करके ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें। तो स्कूल को समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर एक स्कूल को बहुत अच्छा स्कूल बनाना है तो उसको कितने एरियाज में मैनेज करना है तो उसको आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दें। उसको मजीद उसके सब एरियाज कितने हैं उसको आप दें, उसके मजीद सब एरियाज कितने हैं तो उसको आप एलिमेंट दें। तो माइक्रो लेवल पे जाके हर चीज के बारे में उसकी एक्सपेक्टेशन लिखना, उस गोल को कैसे अचीव करना है उसको डिसाइड करना, उसके बाद उसको हासिल करना। तो गोया स्कूल पूरी एक साइंस है। ये अगर हमने एमएससी करने के बाद या एमए करने के बाद एजुकेशन में आई गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम प्रॉपर कोई एजुकेशन के फील्ड की एजुकेशन लेके जाए। तो इसलिए हमें कभी कोई करिकुलम का लेक्चर हो रहा होगा, कभी कोई टीचिंग असिस्टेंट हो रहा होगा, कभी इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा, कभी और टॉपिक हो रहा होगा। तो अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की प्रैक्टिस को देखते हुए तो आप मेन 5-6 एरियाज होते हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं और उनके अंदर 17-18 एरियाज होते हैं, 18 से 20 को सारी दुनिया में होते हैं। फिर उनमें जाकर 70 से 80 एरियाज होते हैं जिसको आखिरी हिस्सा एलिमेंट कहा जाता है। तो जब आप हर एलिमेंट पे कमांड हासिल करेंगे तो फिर आप एक आउटस्टैंडिंग स्कूल बना सकेंगे। तो इसलिए इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शरीक होना और शरीक होने के नतीजे में अपने स्कूल के हर एरियाज को इम्प्रूव करना और ये समझते रहना कि हम कौन कौन से एरियाज को इम्प्रूव कर सके, कौन कौन से एरियाज को हमने इम्प्रूव नहीं किया, जिसको हमने नहीं समझा। तो हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के नतीजे में आप किसी न किसी मौजूद पे जब डिस्कस करते हैं तो स्कूल के किसी न किसी एरिया पे बात करते हैं। और ट्रेनिंग का पर्पज ये होता है कि सिर्फ लेक्चर ना सुने, जो कुछ सुन रहे हैं उसको अप्लाई करें, जैसे कि आप लोगों ने काम जाके क्या करेंगे। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो एक रिसर्च याद रखें, कहते हैं कि 10% ऑफ व्हाट यू रीड, कुछ आप पढ़ते हैं वो 10% याद है। ये फार्मूला है, हाउ वी रिमेंबर, चीजें याद कैसे रखें। 20% ऑफ व्हाट यू लिसन, अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे वर्कशॉप में तो 20% बात याद रहेगी, बस भूल जाएंगे। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में 50% ऑफ व्हाट वी डिस्कस, आप डिस्कशन में खुद पार्टिसिपेट करेंगे, सवाल करेंगे, ट्रेनर आपको जवाब देंगे, आगे रखते हैं तो वो बातें आपको 50% याद रहेंगी। तो जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम में सिर्फ सुना है वो तो समझ लेंगे, भूल जाएंगे, ज्यादा चांस है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, डिस्कस किया है, उनको 50% बात याद रहेगी। 70% ऑफ व्हाट वी डिस्कस, अगर आपने जो कुछ इन 4 कोर्सेज में पढ़ा है अपने स्कूल के टीचर को जाके सुनाएंगे या तो वर्कशॉप कराएंगे तो फिर जो कुछ आपने 5 दिनों में सीखा है वो 70% याद रहेगी और अगले 10 साल के बाद नहीं भूलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 90% बात याद रहे तो फिर आप जो आखिरी फार्मूला तो ये है कि 90% ऑफ व्हाट वी से एज वी एक्ट, अगर आप जो कह रहे होंगे टीचर से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में, पेरेंटल वाले प्रोग्राम में, टीचिंग में, और आप उसको कर भी रहे होंगे तो आज से 20 साल के बाद भी आपको किताब नहीं खोलनी पड़ेगी, मैनुअल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, बल्कि आप सुना सकेंगे कि आपने इस 5 दिन की वर्कशॉप में क्या सीखा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ आप यहाँ से सुन के जा रहे हैं वो आप याद भी रखें और उससे फायदा भी उठाएं तो
तो पहले तो वो काम करें जो 70% अपार्टमेंट से वाला है, तैयारी करें और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करें। और जब उसको ट्रेनिंग करवा के बाद समझ में आ जाए तो फिर आखिरी वाले फॉर्मूले पे अमल करें कि 90% ऑफ व्हाट वी से एज वी उस पे अमल दरामद भी करना शुरू करें। तो किसी भी प्रोग्राम में जब जाएं तो हाउ वी रिमेंबर के इस फॉर्मूले को याद रखें और आफात वक्तन फवक्तन जो कि आपको प्रोग्राम में आए हम करते ही रहते हैं। तो इस टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस भी जारी रखें ताकि स्कूल के हर एरियाज के बारे में सीखा जा सके। अब मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं आप आ सकता है। शिकायत भी कर सकते हैं तो दूसरा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये कि मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है जो कि मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, ये मौजूदा एजुकेशन सिस्टम जिसके हमने इसे लोग मॉडिफाई किए हैं या सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ से हमें मिले हैं, किसी ऐसे लोग के ऊपर आपने ज़्यादा है जिसके ऊपर आपने वर्क करना है। तो ये एजुकेशन सिस्टम कितना अप टू डेट है और ये आइंदा 5 से 7 10 सालों में कितना फायदा इस कौम को दे सकते हैं? कितने लोगों ने इस सवाल को समझा है? इसमें क्या पूछा है? अभी इतना मुश्किल सवाल आपने पूछा है कि लोगों ने आपने सवाल ही भूल गए। सवाल सही है, सवाल सही है, मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि लोगों ने सवाल को समझा भी है कि नहीं समझा। सवाल इन्होंने ये किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो सिंगल नेशनल करिकुलम है या जो नेशनल करिकुलम है, इसके जो लर्निंग आउटकम के असर होते हैं, इसके हवाले से पूछ रहे हैं कि ये कितना ठीक है और ये कितने अर्से तक चलेंगे, वैलिड रहेंगे, चलेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। अब सवाल को समझ में आया? अच्छा, एक बात समझ लें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, तो पिछले साल प्रिंसिपल कन्वेंशन हुआ था पॉलिटी से मैंने किया था, कितने लोगों ने अटेंड किया था? जिसमें असर उसका देखा कुछ लोगों ने किया। इस वक्त का जो आपका करिकुलम है उसमें 4800 के करीब आप समझ लें लर्निंग आउटकम है। आप 4000 एक फिगर समझ लें, 4000 जो प्री नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 8 तक है। इस समय ग्रेड 5 में सिर्फ इंग्लिश में 133 लर्निंग आउटकम है। फिर इस इंग्लिश में भी लिसनिंग और स्पीकिंग के अलग है, रीडिंग के अलग है, राइटिंग के अलग है। गोया 4000 अगर बताऊं लर्निंग आउटकम है, तो मैं आपसे पूछूं कि किस ग्रेड में कितने हैं, किस ग्रेड के किस सब्जेक्ट में कितने हैं, तो मेरा ख्याल है कि 99% पाकिस्तान के स्कूल के प्रिंसिपल इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं वो कितने ठीक हैं, यहाँ प्रॉब्लम ठीक से ज्यादा ये कितनों को पता है। तो पहले तो लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन के हवाले से लोगों को दिलचस्पी लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वो क्या है। फिर जो गवर्नमेंट का करिकुलम आया, याद रखें कि गवर्नमेंट का करिकुलम जब भी आता है पाकिस्तान का वो ठीक ही होगा। ठीक होने से बात यह है कि अगर आप उसी को अप्लाई करते हैं तो आपके स्कूल की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। तो गवर्नमेंट का निसाब जब भी कभी आया है उसको बाकी दुनिया से अगर आप छोड़, उसकी वजह क्या है? गलत क्यों नहीं होता? गलत इसलिए नहीं होता कि वो बनाया नहीं जाता, कॉपी किया जाता है। जब किसी अच्छे बच्चे की कॉपी की नकल करेंगे तो ठीक ही नकल होगी, गलत कैसे होता है? तो एक चीज जो आप खुद याद नहीं करते, इधर से पकड़ लेते हैं, उधर से पकड़ लेते हैं, तो जाहिर वो ठीक ही होती है। लेकिन चूंकि उसका पता नहीं होता तो इसकी वजह से हम एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं करते। मैं एक चीज और इसमें बता दूं, ये जिसको आप लर्निंग आउटकम कहते हैं ना, एक मशहूर किताब है, उसका नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कितने लोगों ने नाम सुना है? अभी आज पढ़ी भी है। इसकी एक आदत है, उसका नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड।
कितने लोगों ने सुना? जब जिन लोगों ने किताब पढ़ी इसको क्यों नहीं सुना उन्होंने? ये 7 आदतों में से एक आदत है कि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो काम बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है कि किसी काम का आगाज उसके इख्तिताम को देख के करते हैं। ये आदत उन 7 आदतों में से एक है जिसकी बहुत वैल्यू है दुनिया की कामयाब तरीन लोगों की 7 आदतें। जो आदमी एसएलओ बेस्ड टीचिंग करेगा उसमें ये आदत खुद ही डेवलप हो जाएगी। क्यों? एसएलओ क्या है? एसएलओ है बिगिन विद द एंड इन माइंड। कि एसएलओ के अंदर जो टीचर की अप्रोच होती है वो ये होती है कि जब मैं क्लास में जाऊं तो मुझे क्लास लेने से पहले ये पता हो कि 40 मिनट की क्लास के बाद बच्चे को क्या सिखाना है। तो इसको कहते हैं आप स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट शुड बी एबल टू। ये जब हैबिट बन जाए तो आप जिंदगी के हर काम इसी तरह करते हैं कि काम जब शुरू करते हैं तो पहले सोचते हैं मुझे एंड में चाहिए। तो ये एसएलओ बेस्ड टीचिंग आपके स्टाफ की वो हैबिट डेवलप कर देता है जो दुनिया के बहुत कम लोगों में ये आदतें होती हैं। तो गोया एक स्कूल अगर एसएलओ बेस्ड टीचिंग पे जाएगा, चाहे एसएलओ चेंज होते रहे। आपने कहा ना कब तक वैलिड है? 5 साल। अच्छा, वैलिड को भी समझते हैं, यहाँ भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 2006 में हुकूमत पाकिस्तान के करिकुलम में लिखा हुआ था, इधर आप लोग भी समझ रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान के करिकुलम में लिखा हुआ था कि बच्चों को क्लास 5 में 6 डिजिट के डिवीजन आने चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये एक एसएलओ है कि क्लास 5 के बच्चे को जो डिवीजन है वो 6 डिजिट के आने चाहिए। इसका क्या मतलब है? मतलब क्या है? 6 डिजिट्स को डिवाइड 6 डिजिट का क्या मतलब? इसका मतलब है 1 लाख को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो उसको आना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में 50% स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जिनके 5वीं क्लास के बच्चे को 2 डिजिट के डिवीजन नहीं आते। ये सर्वे है सर। तो 2 डिजिट क्या है? 10। इसका मतलब है वो 10 को डिवाइड 2 से नहीं कर सकते। अब 2006 का करिकुलम कह रहा था कि 6 डिजिट डिवाइड करने आने चाहिए था। 2020 का करिकुलम क्या कह रहा है? 6 नहीं कह रहा, 5 कह रहा। तो इसका मतलब है आप 20 साल पहले कह रहे थे ज्यादा सीखना है और 20 साल के बाद कह रहे हैं कम सीखना है। तो इसको ना पहले 6 डिजिट सिखाते थे और ना आज 5 सिखाएंगे। तो इसलिए निसाब को पढ़ें, करिकुलम को पढ़ें, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें कोई चीज ज्यादा कोई चीज कम, कोई आगे पीछे हो जाती है तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जिसकी मैंने एक मिसाल आपको दे दी कि आज से 20 साल पहले 2006 का करिकुलम कहता था कि 6 डिजिट के डिवीजन सिखाएं और 20 साल बाद कहता है कि 5 डिजिट के डिवीजन आने चाहिए। 6 से 7 नहीं हुआ, 6 से 5 हो गया। तो इसका जवाब सिर्फ यह है कि करिकुलम जो भी है उसको समझें और उस करिकुलम के मुताबिक ही लेसन प्लान बनाएं, उस करिकुलम के मुताबिक ही स्कूल का कैलेंडर बनाएं। और एक आखिरी जुमला सिर्फ सुन लें, प्री नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 8 तक 9, 10 को छोड़ दें तो आपके स्कूल में तकरीबन 10,000 घंटे के लिए स्कूल खुलता है। कितने घंटे के लिए? 10,000। तकरीबन 10,000, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा। इसमें से भी 7,000-7,500 घंटे पढ़ने के होते हैं जिसमें क्लासरूम टीचिंग वगैरह होती है। तो इन 10,000 घंटों में 4,000 लर्निंग आउटकम को अचीव करना पड़ता है बच्चे को, और ये है 11 साल की एजुकेशन, प्री नर्सरी से क्लास 8 तक। एक प्रिंसिपल को अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसी करनी चाहिए कि मैंने ये जो इस पूरे 1 साल में मेरे स्कूल में 10,000 घंटे गुजरे हैं, तो इस 10,000 घंटे में मुझे कितने लर्निंग आउटकम अचीव कर लेने चाहिए थे क्लास में और मैंने अचीव कितने किए। तो बेशक आज आपका जवाब 20% ही आए
और आहिस्ता आहिस्ता ये 30, 40, 50, 60 की तरफ चला जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके स्कूल का मेयार बढ़ रहा है कि मेयार नहीं बढ़ रहा। घंटे वही रहेंगे, ऐसा लोग भी कम उमेश नहीं रहेंगे। सिर्फ आप असेसमेंट उसके मुताबिक करवाना शुरू कर दें और प्रिंसिपल ये डिसाइड कर लें कि किसी और को पता हो या ना हो, मुझे जरूर पता होना चाहिए कि कितने ऐसे लोग अचीव हुए, तो अंदाजा हो जाएगा कि वो 10,000 घंटे ज़ाया हुए या वो 10,000 घंटे ठीक से इस्तेमाल हुए। ये जो मैंने आखिरी बात की है, ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई? आगे तो आप अगर अपनी परफॉर्मेंस को मेजरेबल बनाना चाहते हैं तो स्कूल की टाइमिंग आपको पता है, चाहे गिर ले जाके स्कूल कब खोलते हैं, कब बंद करते हैं, प्री नर्सरी से लेकर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा एक स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर अगर कोई बच्चा अपनी जिंदगी का 8-10 साल आपके पास गुजार रहा है तो टोटल वो अपनी जिंदगी के टोटल वक्त का 10 से 11% वक्त जो स्कूल में गुजारता है, अगर एक दिन भी एब्सेंट ना हो तो। पेरेंट्स आपको पैसे किस चीज के देते हैं कि वो जो 10%, 11% का टाइम है उसमें आप उसका मुस्तकबिल जो है वो बना दें। आप टीचर को इसीलिए अपॉइंट करते हैं, आप करिकुलम इसीलिए यूज करते हैं, आप स्कूल की बिल्डिंग इसीलिए लेते हैं, आप क्लासरूम इसीलिए बनाते हैं। ये सारा का सारा रिसोर्स इस काम के लिए होता है कि इस बच्चे ने जो अपनी जिंदगी के 10-11% टाइम हमारे स्कूल में गुजारना है वो टाइम ठीक से गुजर जाए। और उस टाइम को ठीक से गुजरने का मेयार क्या होगा? ऐसा दोस्त कितने अचीव, तो ऐसे लोग अगर काम करना शुरू कर देंगे कि मैथ कितने अचीव हो गए, साइंस कितने अचीव हो गए, फलाना कितने अचीव हो गए, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारी सारी प्लानिंग मौसर है या वो प्लानिंग मौसर नहीं है। बच्चे ने ज्यादा सीखा है या बच्चे ने ज्यादा नहीं सीखा, हम क्वालिटी दे रहे हैं या हम क्वालिटी नहीं दे रहे, हम अपने रिसोर्सेज को ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका पैरामीटर आपके पास यही है। अब आप हर साल का भी देख सकते हैं, आप 5-5 साल के भी देख सकते हैं, 10 साल के भी। तो अपनी परफॉर्मेंस को हम मेजरेबल बनाने की कोशिश करें। तो मुझे चूंकि 10-15 मिनट तक गुफ्तगू करनी थी, वर्कशॉप नहीं करानी थी, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बातें आपके सामने। सर एक छोटा सा सवाल है, जी अगर आप माइंड ना करें। माइंड क्यों करूँगा सर वो ना एक्चुअली एक पैगाम है, बल्कि क्योंकि मैं 2 इदारे चला रहा हूँ बतौर डायरेक्टर, तो वहाँ पे मैं छोटे भाई को कहूँगा कि ये ज़रा वीडियो शूट कर ले, क्योंकि मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी कि मेरी हम जो भी सिलेबस लगा रहे हैं, अभी जिस सिलेबस पे हम जा रहे हैं, सिलेबस डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि सिविल कैरिकुलम के मुताबिक है, तो अक्सर टीचर्स और प्रिंसिपल में ये एक बात होती है कि इसको स्किप करवाएं, किसको स्किप करवाएं? सिलेबस में से स्किप करवाएं, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, लोडेड है। सिलेबस में से क्या स्किप करवाएं? कुछ चीज़ें स्किप कर रहे हैं, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स तो ये इस वक्त का हमारा Short करवाएं। स्पेशली हमारे इदारे का, तो मेरा उनसे यही एक रट्टा चल रहा है कि मेरे ख्याल से जिन्होंने बनाया वो थोड़े पागल तो नहीं होंगे। तो इस बारे में मैं आपसे आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ, ताकि मतलब आप सुनना चाहते हैं कि वो पागल को नहीं? नहीं सर, नहीं, मैं ये नहीं सुनना। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हम सब दूसरों को ठीक करने के चक्कर में लगे होते हैं, खुद को ठीक कर ले तो ज्यादा बेहतर होता है। जो ये कहता है ज्यादा या है या कम है, उसको किसी स्टडी की बुनियाद पे कहना चाहिए ना। तो मैं एक आदमी ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी है ना, जब आप कोई नॉलेज लेते हैं तो फिर अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद फिर तजिया करते हैं। तो क्या है नॉलेज? अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एनालिसिस। हम क्या करते हैं? बगैर नॉलेज, बगैर अंडरस्टैंडिंग, बगैर एप्लीकेशन के तजिया कर देते हैं। सही बात है। ये ज्यादा है या कम है, ये तजिया है ना, कैसे पता चला ज्यादा या कम है? कोई बेस होनी चाहिए ना। ज्यादा या कम इस तरह पता चलेगा कि आप पहले सर्वे करेंगे कि आपके स्कूल के बच्चे जो हैं इस वक्त, वो अगर ग्रेड 5 में आया है तो ग्रेड 8 में जो कुछ कहा जाता है कि मैथ में काबिल हो, साइंस में काबिल हो, सोशल स्टडीज में काबिल हो, तो आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करें और टेस्ट करके देखें कि आप ग्रेड 5 के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के निसाब की कितने गोल अचीव कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया तो आपको ये नहीं पता कि आप खड़े कितने। तो कहते हैं कि पहला सवाल होता है कहाँ खड़े हैं, दूसरा सवाल क्या होता है कहाँ जाना है, फिर तीसरा सवाल क्या होता है कैसे जाना है, फिर चौथा सवाल क्या होता है वहां पहुंचने के लिए कौन क्या करेगा, और आखिरी सवाल क्या होता है कि मॉनिटर करें कि उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा।
अब आपने पहला वाला स्टेप तो स्कूल में किया नहीं, डायग्नोस्टिक देख के पूछे हैं भाई कि मैथ उसको कितनी पहले से आती है, साइंस उसको कितनी पहले से आती है। अब अगर क्लास 5 का बच्चा वही है जो मैं बता रहा हूँ कि इसको 2 डिजिट का डिवीजन नहीं आता है, तो सी बात है वो क्लास 5 के गोल अचीव नहीं कर सकेगा। तो अब 1 क्लास में आप देखते हैं कि 1 के गोल अचीव अगर टीचर कर रही है तो 2 के अचीव हो जाएंगे, 2 के कर रही है तो 3 के अचीव हो जाएंगे। तो 1 मिनट लगेगा, मैं एक मिसाल देके इस बात को कंप्लीट कर देता हूँ। इसको समझ लें तो इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। और एक और चीज, स्कूल का सिस्टम क्या है उसके लिए लिखें सीपोक, SIPOC। टाइम क्या हो रहा है? 40। अब खाना कितने बजे खाना है? खाना लो, और उससे पहले क्या करना है? वो कितनी देर का? 15 मिनट। अब 5 लोग यहाँ आ जाएंगे बाहर। क्या सर दोबारा नाम बताएगा? SI बाहर आ जाए, वैसे ही बता देता हूँ मैं। 5 लोग बाहर आ जाएंगे घर से, लड़की क्यों नहीं? वो जो इन्होंने कहा ना कि ये सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसका जवाब देता हूँ, ज्यादा ये करना। आप उधर आप 3 दरमियान में जिन्होंने सवाल किया था बात करना। सीपोक है SIPOC, ठीक है? ये S है, ठीक है? ये I है। अच्छा, इसको इस तरह समझें, ये तीनों जो है ना ये P है पहले, उस P में ये I है और ये जो है O है। S का मतलब है सप्लायर, P का मतलब है प्रोसेस, सप्लायर प्रोसेस, फिर उसके बाद है O। चलिए इसको जरा सुनें। जब आप चाय बनाते हैं तो चाय क्या होती है? आउटपुट। और चाय का इनपुट क्या होता है? चीनी, दूध, पत्ती। प्रोसेस क्या होता है? जैसे चाय बनती है। स्कूल के अंदर एक होता है सप्लायर और एक होता है कस्टमर। कौन सप्लायर है, कौन कस्टमर है? जल्दी बताएं, टाइम से नहीं वाला, खाना नहीं मिलेगा। खाना इसके पहुंचे। सप्लायर कौन है? टीचर्स। कौन है? स्कूल। स्कूल का क्या मतलब? टीचर्स। मतलब टीचर है, स्टूडेंट है, कौन टीचर। है? कस्टमर कौन है? पेरेंट्स। कस्टमर कौन है? पेरेंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ, जवाब तो सबके सेम नहीं आ रहे, ये तो क्या हो गया ना। अब आप अंदाजा लगाइए, स्कूल में ये समझिए कि कौन सप्लायर है और कौन कस्टमर है, तो स्कूल का मुअम्मा सॉल्व हो जाएगा। The teacher of grade 1 is a supplier, and the teacher of grade 2 is a customer. तो दरमियान में क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट क्या है? टेक्स्ट बुक, किताबें। प्रोसेस क्या है? लेसन प्लान, क्लासरूम मैनेजमेंट। आउटपुट क्या है? SLOs। और गया किधर? क्लास 2 में। तो क्लास 1 का इंग्लिश का टीचर इंग्लिश की किताब इस्तेमाल करता है, लेसन प्लान यूज करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद अल्टीमेटली उसको एक लर्निंग आउटकम अचीव करना होता है। अब अगर 1 के टीचर ने इनपुट को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, ठीक से प्रोसेस नहीं किया और आउटपुट अचीव नहीं हुआ, तो क्लास 2 को क्या ठीक नहीं मिला? इनपुट। तो क्लास 1 का आउटपुट क्लास 2 का क्या होता है? इनपुट। फिर क्लास 2 का आउटपुट क्लास 3 का क्या होता है? इनपुट। क्लास 3 का आउटपुट क्लास 4 का क्या होता है? इनपुट। तो ये इनपुट आउटपुट जो है ना, ये सारे लिंक करते हैं, तो इसको कहते हैं स्कूल सिस्टम। तो समझ आई? अब अगर 1 के टीचर ने गड़बड़ की
तो चेक कौन करेगा? 2 का टीचर। तो क्या कहते हैं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। राइट। तो 2 के टीचर को यह तैयार होना चाहिए कि 1 के बच्चों को लेने से इनकार कर दें अगर वो 1 के लर्निंग आउटकम अचीव करके नहीं आए तो। और 2 का टीचर क्यों नहीं इनकार करेगा? 2 का टीचर कहेगा अगर मुझे इनपुट ठीक नहीं मिला तो प्रोसेस में कितना ही अच्छा इस्तेमाल कर लूं, आउटपुट अचीव नहीं होगा। अब 1 वाले को 2 डिजिट सिखा के 2 में भेजना था, 2 वाले ने 3 डिजिट सिखा के नेक्स्ट में भेजना था, उसने 4 डिजिट सिखा के नेक्स्ट में भेजना था। 1 वाले ने अपना नहीं सिखाया, 2 वाले ने ऐसी ले लिया, उसने नहीं सिखाया, 3 वाले ने वैसी ले लिया, उसने नहीं सिखाया, 4 वाले ने वैसी ले लिया, उसने नहीं सिखाया, और आप खामोशी से बैठ के तमाशाई बने रहे, तो फिर यही होगा कि आप कहेंगे सिलेबस बहुत ज्यादा है। जबरदस्त। बस इससे ज्यादा वर्कशॉप